अंदर जो ओनर है वो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और जो उसके बच्चे हैं जो भी हैं वो उस फील्ड में जाते नहीं है, बिजनेस फील्ड में वो किसी और फील्ड के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो उसका ठीक फिर है। ओनर कौन बनेगा? वो बिजनेस खत्म हो जाएगा। सो इसकी एक डिसएडवांटेज आपने नहीं पढ़ा, वो आज पढ़ेंगे। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी इसका एक डिसएडवांटेज है, जिसका मतलब यही है कि क्योंकि वो एक ही ओनर है, एक ही बंदा है, अगर वो बिजनेस, वो लेट से खुदा ना खास्ता उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है और वो कुछ दिन शॉप या जो भी उसका बिजनेस है उसे बंद रखना पड़ सकता है। सो ये एक डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का। और जैसे आपने एग्जांपल दी, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका बिजनेस कैरी ऑन नहीं होगा, वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। ये एक डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का। जी सर, थैंक यू। सर ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में दोबारा बता देना सर। ओके। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मींस कि एक लोन जो बिजनेस ने लिया है, अब जिम्मेदारी है बिजनेस की कि उसको वापस करे। लेकिन क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का लीगल स्टेटस ये है कि बिजनेस और बिजनेस करने वाला दोनों सेम है, तो ऐसी सूरत में अगर बिजनेस लोन रीपे नहीं कर पा रहा, उसके पास अपने इतने पैसे, प्रॉफिटेबिलिटी या एसेट नहीं है कि वो अपने जिम्मेदारियां पूरी कर सके, तो ऐसी सूरत में जो बिजनेस का मालिक है, ओनर है, जिसको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, वो बिजनेस का लोन वापस करने का पाबंद है अपने जाती एसेट बेच के। इसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल कि मिस्टर ए इज सोल प्रोप्राइटर, उसने लोन लिया है बैंक से और 10 लाख रुपए का लोन था अपने बिजनेस के लिए। बिजनेस का नाम है XYZ। सो मिस्टर ए हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹10 लाख फ्रॉम अ बैंक फॉर द बिजनेस XYZ। अब XYZ एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जब पैसा वापस करने का टाइम आता है बैंक को, तो उसके पास 5 लाख रुपया मौजूद है और बाकी 5 लाख रुपया उसका लॉस होते होते डूब गया। So, ऐसी सूरत में बिजनेस 5 लाख रुपया तो दे देगा बैंक को, लेकिन जो बाकी 5 लाख अभी मजीद है, बिजनेस इस काबिल नहीं है कि वो वापस कर सके। तो ऐसी सूरत में ऐसा नहीं है कि बैंक का पैसा डूब जाएगा, बल्कि मिस्टर ए के जो जाती नाम पे कोई घर या प्रॉपर्टी या गाड़ी या गोल्ड जो कुछ भी है, उसे बेच के अपने बिजनेस XYZ का पैसा बैंक को वापस करना पड़ेगा। सो ऐसी लाइबिलिटी जो बिजनेस के साथ साथ उसके ऑनर के ऊपर भी आती है, बिजनेस वापस नहीं कर पाए तो बिजनेस का मालिक उसे वापस करेगा। ऐसी लाइबिलिटी को हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। जी क्लियर। सर जी जी। सर ये जो हम लोन लेते हैं इसमें बैंक हम्म। हमसे कोई पेपर साइन भी करवाता है कि अगर हम ये वापस ना कर सके तो हमारा जो कोई जाती होगा, कोई जगह वगैरह हमारा होगा, उससे वो काट लिया जाएगा। पेपर साइन काम भी होता है कुछ? जी बिल्कुल होता है। बैंक बगैर सिक्योरिटी के लोन देता ही नहीं है। सबसे पहले जब आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक पूछता है कि पर्पस क्या है। उस यस सर। पर्पस के बाद आप लोन को वापस कैसे करेंगे, यानी कि आपका सोर्स क्या है। और यस फिर सर। उसके बाद आपसे सिक्योरिटी मांगता है कि अगर आप वापस ना कर सके तो ये प्रॉपर्टी, ये घर, ये गोल्ड या जो भी एसेट है, यस सर। ये बेच के बैंक अपना पैसा वापस ले लेगा। सो यस, इट इज आर रिटन डॉक्यूमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन बैंक एंड द कस्टमर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 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 मेरा ये भी एक क्वेश्चन है। जी जी पूछिए। सर आपने बताया कि जमीन से खोद के निकाले तो वो एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री में आता है, और फिर हम्म। जो उसको आगे से मतलब कि किसी शेप में लेकर आए तो वो आ जाता है इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। जी जी तो बिल्कुल। क्वेश्चन मेरा ये है कि देखिए अब ये जो नमक की कान है इसमें ये भी एक्सट्रैक्शन में आएगी, और उसके बाद जो उसको मतलब कि छोटे छोटे ज़रात में तब्दील कर देते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगी, या सिर्फ ये एक्सट्रैक्शन में ही आएगी? नहीं, जब आप उसको एक जमीन से निकाल लेते हैं तब तक तो वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। अब अगर उस सॉल्ट के छोटे पीसेस कर रहे हैं तो वो पीसेस नहीं बिकते, आप उसको रिफाइन करते हैं, या जैसे आपने आयोडाइज्ड मिल्क है या उसको रिफाइंड मिल्क है, दैट मीन्स उसके ऊपर कोई फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है।
अगर उस पे कोई प्रोसेसिंग हो रही है तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसी तरीके से नमक को उठा के किसी और जगह पे ले जाते हैं तो फिर तो वो इंडस्ट्री एक्सट्रैक्टिव ही रहेगी एट अ सर्टेन पॉइंट, और उसके बाद वो आपने उसको कॉमर्स या ट्रेड में ले जाके एक जगह से लिया, सस्ता लिया, और दूसरी जगह पे जाके महंगा बेच दिया। तो अगर उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हुई तो फिर वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की हद तक रहेगा। लेकिन अगर उसमें कोई फर्दर प्रोसेसिंग हो गई, जैसे उसको छोटा करके उसको रिफाइन कर लिया गया, या उसको आयोडाइज्ड कर लिया गया, या उसमें कोई और मिनरल्स ऐड कर लिए गए, या उसकी शेप चेंज कर, तो ऐसी सूरत में फिर वो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट बन जाएगा। थैंक यू सर। सर जी ये जी, any other question? होलसेल ट्रेड और हम्म। रिटेल ट्रेड के बारे में सर जी थोड़ा दोबारा बताएं सर जी। ओके जी, होलसेल ट्रेड वो होती है जो आप बल्क मार्केट में या बड़ी मार्केट की हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक बिजनेस करता हूँ कपड़े का, मैं आजम मार्केट जाता हूँ, आजम क्लॉथ मार्केट, और वहां से 10 थान उठा के ले आता हूँ। सो इसको हम कहेंगे होलसेल मार्केट, कि मैंने एक बड़ी मार्केट से अपने बिजनेस के लिए बल्क बाइंग, मैस बाइंग, ज्यादा बाइंग, ह्यूज बाइंग की है। सो दैट इज कॉल्ड होलसेल मार्केट। और अगर उस पूरे थानों को अब मैं पीस बाय पीस बेचता हूँ, मेरी अपनी शॉप है लेट से, और मैं वहां पे कोई कस्टमर आता है, मैं उसको एक पीस उतार के देता हूँ या एक सूट का पीस उतार के देता हूँ। नाउ आई एम सेलिंग इट एज अ रिटेल मार्केट। तो जब मैं बल्क बाइंग करता हूँ, या ऐसी मार्केट्स जहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस बाइंग होती है या बड़े लेवल पे बाइंग होती है, उसको हम कहते हैं होलसेल मार्केट। जैसे शाह आलम मार्केट है, हाल रोड है, हफीज सेंटर है, या आजम क्लॉथ मार्केट है, कराची में बोल्टन मार्केट है। सो ये सारी होलसेल मार्केट्स कहलाती हैं। और जब वो एक सिंपल किसी सोसाइटी के स्टोर में या किसी सोसाइटी की किसी शॉप में जाके बिक रही है इंडिविजुअल बेसिस पे, छोटे लेवल पे, उसको हम कहते हैं रिटेल मार्केट। ओके सर जी, थैंक यू सर सर। जी बेटा। सर होलसेल मार्केट में जब कस्टमर जाता है, कस्टमर को सिंगल एक सूट नहीं ना दिया जा सकता, वो हम ज्यादा लेने पड़ेंगे। जैसे थोक में माल बिकता है, कोई हम्म। परचून वाला या फिर कोई परचून वाला लेने जाता है कोई दुकान से जहाँ थोक पर माल बिक रहा होता है, वो जी ज्यादा जी। सारा माल लेके आता है। ऐसे ही आपने कपड़े की एग्जांपल हमें दी है, अगर हम जैसे आपने आजम मार्केट की एग्जांपल दी है, जी जी। अगर मैं जाऊं तो मैं उन्हें कहूँ कि मुझे एक सूट ये पसंद आया, मुझे सिंगल एक हम्म। सूट दे दे, मुझे नहीं ना देगा, क्योंकि वो होलसेल। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली नहीं दिया जाता, बट अगेन इट्स योर प्रोडक्ट। एक सेलर जो है, जो आप 10 थान बेचता है, ये उसकी जाती प्रोडक्ट है, वो चाहे तो एक सूट भी बेच ले। बट नॉर्मली हम बात करते हैं जनरल, एक्सेप्शंस की बात हम नहीं करते। सो जनरली यही है कि होलसेल मार्केट के अंदर बल्क बाइंग या बल्क सेलिंग होती है, लेकिन लाजमी नहीं है, कोई कानून नहीं है कि अगर वो होलसेल मार्केट है तो वहां पे एक चीज बिक नहीं सकती। ठीक है, ये ओके सर। जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं, और सोल प्रोप्राइटर में हम कहते हैं नॉर्मली कैपिटल कम होता है, एक बंदे के पास 4 बंदों की निस्बत पैसा कम ही होगा। सो पार्टनरशिप में कैपिटल ज्यादा होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल कम होगा। ये हम बात यस करते हैं जनरली। लेकिन अगर सोल प्रोप्राइटर बिल गेट्स हो तो फिर यस वो एक्सेप्शन बन जाती है, फिर वो सोल प्रोप्राइटर हम उसको इसी तरह अप्लाई नहीं कर सकते कि बिल गेट्स के पास तो शायद कोई 600 कंपनियों से ज्यादा पैसा है। ठीक है, तो यस सर। इसलिए हम जनरल बातें करते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो हो सकता है वो आपको एक सिंगल सूट दे दे, बट नॉर्मली स्पीकिंग या जनरली स्पीकिंग ऐसा नहीं होता, वो बल्क बाइंग या बल्क सेलिंग ही करते हैं। थैंक यू सर। जी, सर अनदर क्वेश्चन जी बेटा पूछें। जी सर, कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस बता दें। No difference. Customer is No? someone who is buying your product, consumer is someone who is consuming your product, so it's one of the same thing. हम इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं या अल्टरनेटिवली यूज करते हैं, कंज्यूमर भी और कस्टमर भी। जो सर आपसे चीज खरीद रहा है, ही इज योर कस्टमर, और अगर वो कंज्यूम भी कर रहा है, नॉर्मली एक कस्टमर अपने कंज्यूम करने के लिए ही चीज खरीदता है। जी सर, जैसे थैंक चले यू सर। एग्जांपल देता हूँ। जी सर। कस्टमर की हम टर्म यूज करते हैं बाइंग सेलिंग के पर्सपेक्टिव से, दैट समवन इज बायर, समवन इज सेलर। सो बायर जो है उसको हम कस्टमर कह देंगे, और अब अगर वही कस्टमर खुद से चीज यूज कर रहा है तो उसी को हम कंज्यूमर कह देंगे। ठीक है, तो ये इंग्लिश की थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, टेक्निकली या बिजनेस में हम कंज्यूमर और कस्टमर को सेम कंसिडर करते हैं। ओके सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन?
सर मेरा एक टॉपिक से थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है कि मैं पूछना चाह रहा था ये प्रॉक्सी मार्केटिंग के बारे में कि ये क्या चीज है। ये आप जब मार्केटिंग का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मुझे आई हैव प्रॉक्सी का मतलब नॉर्मली ये होता है व्हेन यू आर नॉट प्रेजेंट एंड समबडी इज एक्टिंग ऑन योर बिहाफ। जैसे हम कहते हैं ना क्लास में प्रॉक्सी नहीं लगानी, प्रॉक्सी ना लगाने का मतलब दैट हसनैन इज नॉट प्रेजेंट एंड समबडी इज एक्टिंग लाइक हसनैन एंड मेकिंग और कॉलिंग अप प्रेजेंट। सो प्रॉक्सी का मतलब ये होता है कि आपके बिहाफ पे कोई और एक्ट कर रहा है। सो प्रॉक्सी मार्केटिंग में भी के मार्केटिंग के लिए आपने किसी को हायर किया हुआ है और वो आपके बिहाफ पे मार्केटिंग कर रहा है। ठीक है। सो फर्दर जो है वो आप मार्केटिंग जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में किसी टीचर से पूछिएगा। ठीक है सर। आपका सर जी क्वेश्चन है राजा, एक सेकंड जी मैं पढ़ लूं चैट में क्वेश्चन। आई इफ एनीवन हैज 5 स्टार होटल गाइड मी प्लीज, ही or she has sole proprietor business, not necessarily कि 5 स्टार या 7 स्टार होटल एक बंदा भी बना सकता है, एक से ज्यादा बंदे भी बना सकते हैं। सो द कॉन्सेप्ट इज कि अगर एक बंदा ओनर है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, और अगर उसी 5 स्टार होटल के एक से ज्यादा लोग ओनर हैं तो फिर वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं होगा। जी पूछे, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे बेटा? सर जी ये सर्विस इंडस्ट्री में वही काम होते हैं जो ना दिखाई देते और ना टच कर सकते हैं, तो ये सर जी बिजनेस में किस तरह आते हैं सर जी, थोड़ा बता दें। देखिए इट्स अ बिजनेस, बिजनेस का पर्पस क्या है? इट्स अ लीगल एक्टिविटी जो होती है प्रॉफिट कमाने के लिए। अब अगर होटलिंग इंडस्ट्री की बात करें या मेडिकल प्रोफेशन की बात करें या लॉयर प्रोफेशन की बात करें, तो एक लॉयर जो है वो अपनी सर्विस देता है, एडवाइस देता है, या डॉक्टर एक एडवाइस देता है, उसके थ्रू अगर वो पैसा बना रहा है और वो लीगल भी है तो ये बिजनेस है। इसलिए उसको फिर सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं, क्योंकि बिजनेस तो वो कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए। ओके सर जी, थैंक यू सर। जी अकील पूछे क्वेश्चन। सर मैंने पूछ लिया था क्वेश्चन पहले। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन था, अभी आपने एग्जांपल दिया है बैंक अगर लोन देता है किसी पर्सन को 10 लाख का, तो अगर वो पर्सन 5 लाख वापस कर देता है एक बैंक को, ठीक है, और वो 5 लाख नहीं दे पाता, तो बैंक जो के पास जो सिक्योरिटी के तौर पे प्रॉपर्टी है वो सेल होती है, प्रॉफिट में भी सेल होती है, तो जो प्रॉफिट है वो पर्सन को वापस होगा या बैंक ही वो प्रॉफिट भी रखेगा? नहीं, बैंक नहीं रखेगा। जितना पैसा बैंक का ड्यू है, जितना पैसा बैंक ने लोन दिया था और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है या जो लिटिगेशन चार्जेस बनते हैं, बैंक सिर्फ अपना पैसा रख सकता है। अगर उससे ज्यादा प्रॉपर्टी महंगी बिकी है वो पैसा ओनर को वापस दे दिया जाएगा। थैंक यू सर। जी एनी अदर क्वेश्चन? सर ये कॉम्पिटिटर क्या होते हैं? कंपेटिटर होता है जो बिल्कुल आपसे मिलती जुलती प्रोडक्ट बनाता है या जो आपके मुकाबले में है। जैसे पेप्सी एंड कोका कोला, दे बोथ आर प्रोड्यूसिंग सेम काइंड ऑफ बेवरेजेस, सो ये एक दूसरे के कंपेटिटर हैं। इसी तरह बाटा और सर्विस एक दूसरे के कंपेटिटर हैं। इसी तरह डिफरेंट सोप्स हैं, वो एक दूसरे के कंपेटिटर हैं। सो जो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट जैसे शेजान और नेशनल एक दूसरे के कंपेटिटर हैं। सो जो सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं कि अगर एक प्रोडक्ट मैं लूंगा तो दूसरी प्रोडक्ट मैं नहीं लूंगा, टपाल या लेट से कोई और चाय की कंपनी है, सो वो एक कंपेटिटर है। सो एक दूसरे के मुकाबले में या सिमिलर या मिलती जुलती चीजें जो बेच रहे हैं उनको हम कंपेटिटर्स कहते हैं एक दूसरे के। और सर ये स्टेक होल्डर्स कैसे हो सकते हैं फिर? स्टेक होल्डर्स कैसे हो सकते हैं? लेट से आपका बिजनेस है बाटा का, शूज का, और आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसका नाम है बाटा। अब सर्विस वाले देख रहे हैं कि बाटा की प्रोडक्ट्स कैसी हैं, सर्विस वाले ये देख रहे हैं कि बाटा की प्रोडक्ट्स कैसी हैं, प्राइसेस कैसी हैं, मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसे कर रहे हैं। सो वो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं ताकि अपनी पॉलिसी मेकिंग भी कर सकें। कंपेटिटर का मतलब ये है कि दो सेम चीजें बनाने वाले। अब अगर एक की प्रोडक्ट की प्राइस 1,000 रुपये है और उसका कंपेटिटर अपने प्रोडक्ट की प्राइस 10,000 रुपये सेट कर ले, तो फिर 10,000 रुपये वाली चीज तो कोई भी नहीं लेगा ना। सो इसलिए कंपेटिटर एक दूसरे के बिजनेस को एनालाइज कर रहे होते हैं, उसमें इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, उसको समझ रहे होते हैं ताकि अपनी पॉलिसी मेकिंग कर सकें, इसलिए वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। थैंक यू सर। जी एनी अदर क्वेश्चन?
नहीं है कोई क्वेश्चन। All right जी, again today I am sharing video lecture with you। ये वाला लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है, सो ये लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद आपके ये चलें आपके साथ एक लाइव सेशन ही कर लेते हैं। लीव इट। सोल प्रोप्राइटरशिप के फायदे या एडवांटेजेस आपने पढ़ लिए थे, समझ लिए थे, वहां तक कोई क्वेश्चन नहीं है। सो आज हम आगे मूव करते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन। If we buy name of that company which has good reputation in market and we have to pay some money to that company, इसको बेटा फ्रेंचाइजिंग कहते हैं या लाइसेंसिंग कहते हैं। जैसे मैकडॉनल्ड्स है, जैसे KFC है, ये क्या करते हैं कि ये अपना नाम बेचते हैं, बाकी सेटअप आपका अपना, प्रोडक्ट अपनी, इंग्रेडिएंट्स अपने, रॉ मटेरियल, रेंट वगैरह सारा कुछ आपका, सिर्फ वो अपना नाम बेचते हैं। फॉर एग्जांपल KFC, नाउ यू बाय द नेम ऑफ अ कंपनी और अ गुड और अ रेप्यूटेड कंपनी या एक रिप्यूटेड फ्रेंचाइज या एक रिप्यूटेड बिजनेस। तो उस नाम को खरीदने के लिए आप पैसे पे करते हैं। इसको हम कहते हैं लाइसेंस लेना या फ्रेंचाइज लेना या पेटेंट्स लेना। ठीक है, सो फ्रेंचाइजिंग या लाइसेंसिंग इसके लिए एक बेहतर वर्ड यूज होता है। ऑल राइट जी, सो कमिंग टूवर्ड्स द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें से पहला डिसएडवांटेज है बर्डन ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मैं आपको बता चुका हूं कि क्या होती है। अब सोल प्रोप्राइटर में क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, अगर बिजनेस इस काबिल नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारियां अपने ही एसेट से पूरा कर सके, तो वो जिम्मेदारी सोल प्रोप्राइटर को या ओनर को या मालिक को पे करनी पड़ती है। सो दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट पेज में आपके साथ शेयर करता हूं। Then second is difficulty of expansion। डिफिकल्टी ऑफ एक्सपेंशन मीन्स कि अगर आप अपने बिजनेस को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, या एक ब्रांच से 2 या 3 ब्रांचेस बनाना चाह रहे हैं, तो सोल प्रोप्राइटर के लिए ये कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। लेट्स से अ पर्सन इज डूइंग अ बिजनेस और ऑफ फास्ट फूड एट जोहर टाउन, उसकी ब्रांच या उसकी जो शॉप है वो जोहर टाउन में, एंड ही और शी वांट्स टू एक्सपैंड हिज बिजनेस, और वो गुलबर्ग में भी एक शॉप ओपन करना चाह रहा है या फ्रेंचाइज ओपन करना चाह रहा है। तो ऐसी सूरत में ये पॉसिबल नहीं है कि वो एट अ टाइम दोनों जगहों पे मौजूद हो। इफ ही इज प्रेजेंट इन जोहर टाउन, ही और शी मे नॉट बी प्रेजेंट एट गुलबर्ग एंड वाइस वर्सा। सो एक्सपेंशन करना, अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाना फिजिकली भी मुश्किल है और फाइनेंशियली भी मुश्किल है, क्योंकि उसके पास लिमिटेड कैपिटल मौजूद है, लिमिटेड पैसा मौजूद है। इसी तरीके से लिमिटेड मैनेजेरियल लायबिलिटी भी है। मतलब अ पर्सन कैन बी गुड इन वन फील्ड बट ही कैन नॉट बी गुड इन ऑल द फील्ड। अगर वो फाइनेंस में अच्छा है, लेट्स से मार्केटिंग में अच्छा है, तो लाजमी नहीं है वो बाकी मैटर्स में, कम्युनिकेशन में भी अच्छा हो या वो डीलिंग में भी अच्छा हो। इसी तरह मैनेजमेंट के 4 बेसिक हम स्टेप्स कहते हैं। मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी कि एक अच्छा मैनेजर पहले प्लान करता है, प्लान करने के बाद उस प्लान के मुताबिक चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, और फिर उसके मुताबिक लीड करता है, सुपरवाइज करता है लीडर के तौर पे बाकी सारी फैसिलिटीज को इकट्ठा करके, लोगों को मिला के, और फिर कंट्रोल करता है कि जो कुछ उसने माइंड में प्लान किया था, क्या हम उस टारगेट को अचीव कर रहे हैं। अगर टारगेट को अचीव नहीं कर रहे तो फिर दोबारा से प्लान करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता है। सो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी क्यों एक डिसएडवांटेज है? क्योंकि एक सोल प्रोप्राइटर हो सकता है प्लानिंग अच्छी कर सकता हो लेकिन ऑर्गेनाइजिंग अच्छी ना कर सकता हो सकता है कि ऑर्गेनाइजिंग अच्छी कर सकता है लेकिन प्लानिंग उसकी अच्छी नहीं है। सो क्योंकि उसकी एबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द थिंग्स लिमिटेड है, वो एक ही बंदा है, सो इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है कि हो सकता है उसकी लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी की वजह से उसके बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट ना हो। देन वी हैव लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये भी आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा भी था। अगर एक सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि वो अकेला ओनर है, सब कुछ खुद ही मैनेज कर रहा है, खुद ही कंट्रोल कर रहा है, अगर वो बीमार हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है,
तो ऐसी सूरत में वो बिजनेस रुक जाएगा, कॉन्टिन्यूटी खत्म हो जाएगी या बिजनेस खत्म हो जाएगा. सो दिस इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. देन ऑपरेशनल डिसएडवांटेजेस. ऑपरेशंस क्या होते हैं? जो आप डे टू डे काम कर रहे होते हैं. डे टू डे काम का मतलब क्या है कि लेट से आपका बिजनेस अगर कपड़ा स्टिच करने का है, शर्ट्स बनाने का है, तो आपको पहले रॉ मटेरियल खरीदना है. यानी कि आप मार्केट जाएंगे, कपड़ा खरीदेंगे, कपड़ा खरीदने के बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड होगी, फिर वो आप लेके आएंगे, उसकी क्वालिटी चेक करना. सो ये सारी ऑपरेशनल डिसएडवांटेजेस इस तरह हो सकते हैं कि एक ही बंदा क्योंकि सारे काम कर रहा है, मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, so it's comparatively difficult for him to do all the tasks efficiently and effectively. Secondly, bargaining power कम हो जाती है. क्यों? आपने मैस प्रोडक्शन, जब मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस पढ़ाया था तो वहां पे एक पॉइंट पढ़ा था मैस प्रोडक्शन का, कि जिसमें मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी कि अगर आप एक जूस लेने जाते हैं, लेट से द सेलर सेज यू कि ये 30 रुपए का है, आप कहते हैं मुझे 1000 चाहिए, तो वो शायद आपको निगोशिएट करके 28 रुपए का कर दे. आप कहते हैं मुझे 10,000 जूस चाहिए, तो वो फर्दर निगोशिएट कर ले. अब एक सोल प्रोप्राइटर क्योंकि अकेला मालिक है, उसके पास पैसा भी कम है, वो बहुत बड़े लेवल की प्रोडक्शन भी नहीं कर सकता, अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी नहीं कर सकता, उसकी मैनेजिंग एबिलिटी भी कम है. सो ये सारी चीजें होने की वजह से उसकी जो कॉस्ट है कंपैरेटिवली वो भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो मैस प्रोडक्शन नहीं कर सकता, वो कॉस्ट कटिंग नहीं कर सकता, वो बार्गेनिंग निगोशिएशन नहीं कर सकता. इसलिए ये सारी चीजें मिला के उसको ऑपरेशनल डिसएडवांटेज देती हैं कि उसकी कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाती है. देन वी हैव कंपेटिटिव बिजनेस. कंपेटिटिव, अभी आपने जैसे कंपटीशन पूछा था, सो इसी तरह कंपेटिटिव बिजनेस वो है, अगर आपका बिजनेस वो है जिसमें और भी बहुत ज्यादा सेलर्स हैं, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तकरीबन मिलती जुलती प्रोडक्ट और भी बहुत सारे बिजनेस बना रहे हैं, तो अब आपको छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको कॉस्ट कटिंग भी करनी है, आपको मार्केटिंग भी अच्छी करनी है, आपको प्रमोशन भी अच्छी करनी है, एडवर्टाइजमेंट भी अच्छी करनी है, आपको क्वालिटी भी बेहतर देनी है, प्राइस भी कम देनी है. सो ये सारी चीजें कंपटीशन के अंदर करना एक सोल प्रोप्राइटर के लिए मुश्किल हो जाती है. अगर एक से ज्यादा लोग हों तो ऑब्वियसली कोई ना कोई डिवाइड कर लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी को, लेकिन अगर एक ही मालिक है तो कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है ये सब चीजों को मैनेज करना. इसलिए कंपेटिटिव बिजनेसेस या ऐसी प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं उसमें आपके अलावा भी बहुत सारे लोग वही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपके लिए सरवाइव करना या प्रॉफिटेबिलिटी में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सर आई हैव अ क्वेश्चन. देन जी पूछिए बेटा. सर बैरिया टोन का ओनर है जो, वो सोल प्रोप्राइटर है? बैरिया टाउन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. अच्छा, ये कंपनी में आ जाता है. जी जी. तो डिपेंड करेगा उसने रजिस्टर किसी भी बिजनेस को अपने कैसे रजिस्टर करवाया होगा. सो अगर आप नाम लेके बैरिया टाउन का पूछ रहे हैं, तो बैरिया टाउन का जब आप पूरा नाम कहीं पे गूगल करें या सर्च करें तो आपको उसका जो कंप्लीट नेम मिलेगा वो बहरिया टाउन शायद प्राइवेट लिमिटेड कुछ ऐसा मिलेगा. जी. तो सर इसका ओनर एक नहीं है, फिर मलक रियाज इसका ओनर नहीं है? क्योंकि वो कंपनी में मेजर तो शेयर काफी होल्डर तो जरूर है. जी. जी जी वो मेजर शेयर होल्डर तो है जी. यानी कि ज्यादा पैसा या ज्यादा शेयर जी, होल्डिंग ज्यादा उसी की है, शेयर लेकिन उसके उसके पास है. अलावा भी कुछ लोग हैं, लेकिन ठीक. उसके अलावा भी कुछ लोग होंगे. ठीक हो, मेहरबानी सर. ओके जी. नेक्स्ट थिंग इज, सर एक क्वेश्चन है. जी पूछे बेटा. सर जो सोल प्रोप्राइटर है उसे भी रजिस्टर, वो भी रजिस्टर होती है? जी उसका एनटीएन रजिस्टर होता है. आप देखें कि जब भी कोई बिजनेस प्रॉफिट कमाता है तो गवर्नमेंट उसको कहती है एक सर्टेन परसेंटेज में टैक्स दे, तो वो अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना पड़ता है सो दैट एक रिकॉर्ड मेंटेन रहे कि कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना उसके अगेंस्ट टैक्स जमा करवा दिया गया. ओके सर. देन वी हैव एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन मीन अ पर्सन कैन बी गुड इन मार्केटिंग, ही और शी कैन बी गुड इन फाइनेंस, बट लाजमी नहीं है वो हर फील्ड में मास्टर हो, तो उसकी वजह से उसके बिजनेस को लॉस हो सकता है. देन वीक बार्गेनिंग पोजीशन, क्योंकि पैसा कम है, बाइंग कम है, इसलिए वो बहुत ज्यादा बल्क बाइंग या बड़े लेवल पे
खरीदता नहीं है, नतीजा ये निकलता है कि उसको बार्गेन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। अगर किसी बिजनेस ने 10,000 जूस खरीदने हैं तो वो निगोशिएट कर सकता है, लेकिन अगर सोल प्रोप्राइटर है, उसकी रेंज ही इतनी है कि वो 1000 जूस खरीद सकता है, तो ऑब्वियसली वो निगोशिएशन पावर उतनी नहीं है उसकी। सो दिस इज अगेन अ डिसएडवांटेज। देन वीक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजी जब इम्प्रूव होती है तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। जैसे पुराने वक्तों में जो जमीन काश्त की जाती थी वो हल के थ्रू या बैलों के थ्रू की जाती थी, हल बैल के थ्रू चलाया जाता था। जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, ट्रैक्टर्स आ गए, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई कॉस्ट बेयर करनी पड़नी है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे। सो सोल प्रोप्राइटर के पास क्योंकि लिमिटेड पैसा होता है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है, इन्वेस्टमेंट कम होती है, सो ऐसी सूरत में वो बहुत जल्दी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को भी अडॉप्ट नहीं कर सकता या बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी के ऊपर चांस नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास कैपिटल लिमिटेड है। सो दिस इज अगेन अ डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जी, दैट्स इट फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, अगर क्वेश्चन नहीं है तो ये मैं दोनों रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपके पिछले दोनों लेक्चर भी रिकॉर्डेड अपलोड कर दिए गए थे और ये वाला लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप सुन लें दोबारा से और बुक में से पढ़ लें। जो क्वेश्चन होंगे फिर वो हम उसको नेक्स्ट वीक आंसर करेंगे। ओके सर जी, थैंक यू सर जी, बहुत अच्छा। थैंक्स सर। सर हम अपने जी पास से डॉक्टर। भी जी क्या पास है? आपका शायद माइक म्यूट हो गया। कुछ क्वेश्चंस चैट में लिखे हैं, मैं उनको पढ़ के आंसर कर रहा हूँ। हसन, आपका क्वेश्चन है अगर कंपेटिटर दो मुख्तलिफ चीजों के भी हो सकते हैं। कंपेटिटर हम कहते ही तब हैं जब वो आपसे सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे पेप्सी एंड कोका कोला, दे बोथ आर कंपेटिटर्स। जैसे बाटा एंड सर्विस, दे बोथ आर कंपेटिटर्स। जैसे टपाल एंड अनदर टी कंपनी इज कंपेटिटर। शू मेकिंग और बेवरेज कंपनी, ये दोनों कंपेटिटर नहीं हो सकते। सो सिमिलर इंडस्ट्री में सिमिलर प्रोडक्ट का बनाना, तब हम एक दूसरे के कंपेटिटर कहते हैं। फाहद, आपने क्वेश्चन ये पूछा है कि एक बंदे की प्रॉपर्टी कम है लेकिन वो बैंक को ज्यादा शो करवाए, तो ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल नहीं है। बैंक के अपने एवेल्युएटर्स होते हैं, बैंक ये काम अपनी एक टीम से करवाता है कि एक प्रॉपर्टी, लेट्स से आप उसको कहते हैं कि मेरा एक घर है जौहर टाउन में और ये प्रॉपर्टी है और इसकी वैल्यू 1 करोड़ है या 10 मिलियन है, तो बैंक आपकी बात पे यकीन नहीं करता, बल्कि बैंक अपने एवेल्युएटर भेजता है और वो उस मार्केट की मुताबिक उसको असेस करते हैं और फिर एक वैल्यूएशन करते हैं। तो बैंक अपने एवेल्युएटर के मुताबिक पैसा असेस करता है। अस्सलाम वालेकुम सर वो मैं कल हिस्ट्री पढ़ रहा था। वो एक इंडिया में एक ऐसा बंदा है, उसने बैंक को अपनी प्रॉपर्टी ज़्यादा शो करवाई है, लेकिन वो बाद में पता चला उसकी प्रॉपर्टी कम है, तो अब वो उसको ना बिजनेस में लॉस हो गया। तो जब बैंक ने वो किए देखा तो उसकी प्रॉपर्टी कम रेट पे थी, तो अब वो कहते हैं उसका क्या सीन होगा। और एक और सवाल था आपसे कि एक बंदा, जैसे मैं लोन लेता हूँ तो मुझे बिजनेस में लॉस हो जाता है, मैं लोन नहीं दे पा रहा, तो जो मेरा बेटा है उसका अलग कारोबार है कोई, ठीक है, तो उससे बैंक लोन लेगा या क्या सीन है इसका? पहली बात तो यह है कि जी बैंक के एवेल्युएटर्स होते हैं। अगर बैंक के एसेट की वैल्यूएशन जो प्रॉपर्टी या जो एसेट सिक्योरिटी के तौर पे दिया गया था और लोन लिया गया था, तो या तो एवेल्युएटर भी उस फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। दो ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि एवेल्युएटर भी फ्रॉड में इन्वॉल्व थे, कि बैंक ने जिन एवेल्युएटर्स को उस प्रॉपर्टी की एवेल्युएशन के लिए भेजा कि जाके अंदाजा लगा के आए कि प्रॉपर्टी की मालियत क्या है, तो लोन लेने वाले ने एवेल्युएटर को भी पैसे दिए होंगे और उसकी आर्टिफिशियली ज्यादा मालियत शो की होगी। सो दिस इज अ फ्रॉड फ्रॉम बोथ साइड्स, एक एवेल्युएटर की साइड से और दूसरा लोन लेने वाले की साइड से। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जब लोन लिया गया था तब तो प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा ही थी, मतलब एवेल्युएटर ने जितना बताया था वो ठीक बताया था, लेकिन बाद में कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई, जैसे आजकल कोरोना है, प्रॉपर्टी नीचे आ सकती है, कोई प्रॉपर्टी ऊपर, गोल्ड ऊपर जा रहा है, डॉलर कभी नीचे आ जाता है। सो इसी तरह घरों की भी वैल्यू चेंज होती है या बिल्डिंग्स की भी वैल्यू चेंज होती है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जब लोन दिया गया था तब तो ज्यादा थी, लेकिन बाद में वो किसी तरीके से कम हो गई और मार्केट वैल्यू कम हो गई। अब बैंक जब लोन लेने
के लिए या अपना पैसा वापस लेने के लिए प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करता है तो उसे पैसे कम मिल रहे हैं। सो सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका जो था बेटे वाली बात, सो ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टी जिसके नाम पे है वही उसको बेच सकता है। सो अगर किसी फादर ने लोन लिया है अपने बिजनेस के लिए और वो लोन वापस नहीं हो पा रहा, तो जो फादर के नाम पे प्रॉपर्टी है सिर्फ वो बिक सकती है, उसके बेटे के नाम की प्रॉपर्टी नहीं बिक सकती अनटिल के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो और उसके बेटे ने एक्सेप्ट किया हो कि हाँ मैं भी बेचूंगा। अगर ऐसा कहीं लिखा नहीं गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया, तो फिर वो प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, सिर्फ फादर की बिकेगी। ओके सर। और जी जी सर सर जी जी अगर पूछिए। एक सिंगल पर्सन जब यूरोप जाता है, बाहर जाता है, तो वो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो हमें कहते हैं कि आपके बैंक में पैसा इतना होना चाहिए, आपके पास इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि आप हमारे मुल्क में आकर आराम से रह सकें, मतलब वो मंगतों वाला काम ना हो। तो सर वो ऐसे पॉसिबल, मैंने सुना है, जो मुझे पता चला है, अक्सर वो कहते हैं कि आप प्रॉपर्टी शो करना इतना मुश्किल नहीं है, वो हम फेक भी काम करवा सकते हैं। सर क्या ऐसा पॉसिबल है? बट इस सारे चीज का ताल्लुक सोल प्रोप्राइटरशिप से कैसे है, ये समझाएं, फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। नहीं, ऐसा टॉपिक से हटकर मैंने बात की सर, लेकिन ये मेरे ज़हन में बात थी तो मैंने काफी Okay, देर so hold this question. When we'll meet in classes, इंशाल्लाह जनवरी के बाद मामलात कोरोना ठीक होंगे, then I'll answer this question. फ्रॉड है, इट्स सिंपली फ्रॉड कि आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू को ज्यादा शो कर दें। सो उसको आपको लाजमी बात है, जो वैल्यूएटर होगा उसको पैसे देने पड़ेंगे। सो ये सारी चीजें फ्रॉड के जुमरे में आती। ओके सर, थैंक यू सर। जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है जी? अहमद तारिक, दूसरे शॉप पर कोई मैनेजर या हेड रखते? आई डोंट नो, ये आपने क्वेश्चन किस टॉपिक पे पूछा था? अगर रिपीट कर दें फिर मैं आपका आंसर कर देता हूँ। एक क्वेश्चन है केंजा का क्वेश्चन है। जी जी पूछें। सर। हमें ना आप मिड टर्म, जो हमारे मिड टर्म में एग्जाम्स होने हैं उसका पैटर्न बता दें, और मिड टर्म के एग्जाम्स कब तक होंगे, प्लीज ये बता दें। आप मिड टर्म, आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी 26 नवंबर से, सो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के लास्ट वीक के करीब आपके मिड टर्म होंगे, सेकेंड लास्ट वीक में या लास्ट वीक में। और जो पैटर्न है वो एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड होता है। नॉर्मली हर टीचर मुख्तलिफ, इसका कोई स्पेसिफाइड पैटर्न नहीं है, हर टीचर मुख्तलिफ तरीके से मिड टर्म बनाते हैं। अगर आप सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की बात कर रही हैं तो उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और एमसीक्यूज होंगे। सर कितने मार्क्स की होंगी ये? टोटल 20 मार्क्स का पेपर होता है। सो डिवीजन जो है वो आपको पेपर से पहले बता दी जाएगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी, एनी अदर क्वेश्चन? आपने किंजा जो नोट्स की बात की है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर ही है, नोट्स ऐसा सच कुछ नहीं है। बुक्स आपके पास मौजूद हैं, सो वो बुक में से ही आप जो भी पढ़ेंगे, या इंटरनेट से पढ़ना चाहें या किसी भी बुक से पढ़ना चाहें, तो वही आपके लिए नोट्स हैं, या वही आपके लिए मटेरियल है, और बाकी ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। सर ये हमारा पेपर मैक्सिमम कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का मिड टर्म होता है और 60 मार्क्स का फाइनल होता है। टोटल सेमेस्टर 80 मार्क्स पे डिपेंड करता है। 20 उसमें सेशनल होते हैं जिसमें असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशन होती है। टोटल 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होता है। ओके सर, ओके। ऑलराइट जी, दैट्स इट। आपने हमें कोई असाइनमेंट वगैरह नहीं ना दी? नहीं जी, अभी नहीं है, वो आपको मोस्ट प्रोबेबली मिड के बाद मिलेगी या क्लासेस में मिलेगी जब आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे। ठीक है सर, मेरे ऑलराइट जी, दैट्स इट। नेक्स्ट जो है यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा, लेक्चर्स भी सुन लीजिएगा। अटेंडेंस आपको अपलोड हो चुकी है। अगेन आप लोग कमेंट कर रहे हैं अपनी अटेंडेंस पे, कमेंट नहीं करें, जस्ट उस पर टिक करें। इफ यू आर प्रेजेंट तो प्रेजेंट पे टिक करें और सबमिट करते हैं। जी सर। जी सर जी, अगर एक बंदे की है कोक की फैक्ट्री है, यानी कि कोक की दुकान है किसी बंदे की, और दूसरे बंदे की उसी टाइप की, यानी कि सेम ड्रिंक की है, लाइक दैट फांटा या कोई और ड्रिंक की है, ठीक है, अगर वो आमने सामने हो तो क्या वो कंपेटिटर होंगे? अगर वो आमने सामने नहीं है तो फिर भी बता दें। देखिए, कंपेटिटर का मतलब ये है कि अगर किसी एक प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं, लेट्स से आपने पेप्सी की बात की है, तो पेप्सी से मिलते जुलते जितने भी बेवरेजेस हैं, चाहे वो उसका नाम कोई भी हो, वो एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं, बिकॉज प्रोडक्ट का यूज सेम है। जैसे शूज हैं, अब एक शूज बाटा है तो उसके से मिलते जुलते प्रोडक्ट आप चाहे 10-15 कंपनीज और ले लें,
वो साथ हैं या वो थोड़ा सा दूर है, लेकिन अगर एक कस्टमर आपके पास आने के साथ साथ दूसरी शॉप पे भी जा सकता है, यानी कि आपकी सेल चेंज हो सकती है किसी दूसरे दुकानदार की वजह से, तो आप एक दूसरे के कंपेटिटर हैं। सर जी ये पहले चैप्टर के आउटलाइन आप दे देंगे सर जी, जो जो आपने पढ़ा है, तो वो CRC है ऐसे ग्रुप में। कंप्लीट पूरे सब्जेक्ट की कोर्स आउटलाइन आपके साथ क्लासरूम में शेयर हो जाएगी, इंक्लूडिंग फर्स्ट चैप्टर एंड सो ऑन, जितना भी कुछ हमने पढ़ना है सारा कुछ। जी सर, थैंक यू सर। ऑल राइट जी, नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।